हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आधुनिक भारत के डे 7 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, 90 डेज़ प्लानर के और भी सब्जेक्ट्स के जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी, बिहार और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आज हम लोग आधुनिक भारत के डे 7 को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा नंबर में मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी, इसकी विशिष्टता रही। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। यह आंदोलन निम्न मुख्य मांगों पर बल देते हुए प्रारंभ किया गया था: खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज प्राप्ति। इस आंदोलन में निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में अभूतपूर्व थी। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी बहुत थी। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषदों का बहिष्कार। कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रमों में निम्न तरीकों का अपनाया गया: सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय करना, विधान परिषदों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं एवं सरकारी उपाधियों का अंत। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं नियोजित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जिसमें व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता देखने को मिली थी? वो था बी, असहयोग आंदोलन। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। सॉरी, एक सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा बी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसी के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसी आंदोलन के दौरान आंदोलन के खर्च हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें देशवासियों द्वारा करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस कारण से हकीम अजमल खां ने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, चितरंजन दास के जेल में होने के कारण। दिसंबर 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चितरंजन दास थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए जाने के कारण इस अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो इसका जो आंसर है वो हो गया ए। हंटर आयोग 1 अक्टूबर 1919, असहयोग आंदोलन 1920, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो उपरोक्त में से जो है 1 और 2 जो है सही है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग एवं सविनय आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव का एनी बेसेंट ने विरोध किया था। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो इसमें सही है? तो आंसर होगा दोनों कथन सही हैं। उपरोक्त जो दोनों कथन है वो सही हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है कि यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार के सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया गया। 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग से संबंधित लाला लाजपत राय एवं चितरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य तथ्य का चयन करना है। 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। सी जो है गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक
महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति हेतु 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए थे। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के 2 तत्कालिक कारण क्या थे? तो आंसर हो जाएगा डी, खिलाफत मुद्दा और पंजाब की गलतियाँ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार 2 तत्कालिक कारण खिलाफत और पंजाब की गलतियाँ थी। जहाँ खिलाफत का मुद्दा इस्लाम के पवित्र स्थानों के संबंध में तुर्की सुल्तान की स्थिति से संबंधित था, वहीं पंजाब का मुद्दा जलियांवाला नरसंहार के अपराधियों को दोषमुक्त करने से संबंधित था। अगला देखते, महात्मा गांधी ने किसके अगले कड़ी के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की? तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन 2, 3, 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है सही है। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। पहला कथन सही है। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कोलकाता में एक विशेष सत्र आयोजित किया, इसकी बैठक असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए हुई। दूसरा गलत है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। तीसरा सही है, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही जो है वो है 1 और 2 जो है सही है। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। अगला देखते हैं, दिसंबर 1920 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। दिसंबर 1920 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। कांग्रेस के पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध तरीकों के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया। इस प्रकार खुद को एक संविधान। तो चलिए आज के टॉपिक्स को देख लेते हैं। आज का टॉपिक है जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं हंटर कमेटी, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी और साइमन कमीशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के तहत किए गए प्रावधानों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन जो है सही है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। उपरोक्त जो है दोनों कथन सत्य हैं। भारतीयों द्वारा कड़ाई से इस नियम का विरोध करने के बाद भी इसे लागू कर दिया गया। भारतीयों ने इसे काला कानून तथा इसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस कानून में की गई व्यवस्था के अनुसार मजिस्ट्रेटों के पास यह अधिकार था कि वह किसी भी संदेहास्पद स्थिति वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकते थे। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा गया। भारत में क्रांतिकारियों के प्रभाव को समाप्त करने तथा राष्ट्रीय भावना को कुचलने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कानून 1919 में बनाया, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्न कौन सा कथन असत्य है? तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। उपरोक्त जो सभी कथन है सही है। उपरोक्त जो है सारे कथन सत्य हैं। गांधी जी ने रॉलेट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए जिस सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, उसके अन्य सदस्यों में लाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैकर, उमर शमानी, बीजे हरमन आदि शामिल थे। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो बी जो है वो गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान देशव्यापी हड़ताल, उपवास और प्रार्थना सभाएं आयोजित करने हेतु 6 अप्रैल 1919 की तारीख तय की गई, लेकिन तारीख के बारे में गलतफहमी के कारण दिल्ली में 30 मार्च को ही हड़ताल आयोजित की गई, जिसके दौरान काफ़ी हिंसा भड़की। अन्य स्थानों पर भी हिंसा भड़की तथा जनता काफ़ी उग्र हो गई। पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई शांतिपूर्ण सभा पर जनरल आर डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर थे। अगला देखते हैं, अमृतसर के भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा ए, 2 और 4, एनसी केलकर और आईबी सेन। अमृतसर के भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु एनसी केलकर तथा आईबी सेन को सहयोग हेतु चुना गया था। यह भारत राष्ट्र कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू ने की थी। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने।
17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। दिल्ली में 1919 में खिलाफत कमेटी का सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता गांधी ने की थी। अगला देखते हैं भारत राष्ट्र कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, वो था डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन के बाद किसी भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में भाग नहीं लिया। तिलक की मृत्यु 1920 में हो गई थी। पत्रकारिता के लिए सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने मराठा तथा केसरी पत्रिका निकाला। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापकों में बाल गंगाधर तिलक, वीके चिपलुंकर तथा एमबी नामजोशी प्रमुख थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है, कितने कथन जो है गलत है, तो आंसर हो जाएगा बी, 2 कथन जो गलत है। तो देख लेते हैं। पहला कथन, ये कथन गलत है। इसने प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से राज्यपाल द्वारा किया जाना था। दूसरी ओर आरक्षित विषयों को विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुए बिना राज्यपाल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित किया जाना था। शासन की इस दोहरी योजना को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था। यह शब्द ग्रीक शब्द डायरकी से लिया गया है, जिसका अर्थ है दोहरा शासन। हालांकि यह प्रयोग काफ़ी हद तक असफल रहा। तो इसके दूसरे कथन को देखते हैं। यह कथन सही है। इसने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्येक चुनाव की शुरुआत की। इस प्रकार भारतीय विधान परिषद को एक द्विसदनीय विधायिका द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिसमें एक उच्च सदन राज्य परिषद और एक निचला सदन विधानसभा शामिल था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्येक चुनाव द्वारा चुने गए। अगला देखते हैं। तीसरा कथन ये गलत है। इसने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करने के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया। भारत सरकार अधिनियम 1909 ने पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को पेश किया। अगला देखते हैं। चौथा कथन, यह कथन सही है। इसने पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और प्रांतीय विधायिका को अपने बजट को अधिनियमित करने के लिए अधिकृत किया। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। रॉलेट समिति के संबंध में तो कौन सा कथन सही है, तो आंसर हो जाएगा केवल 2 जो है सही है। पहला कथन ये गलत है। रॉलेट समिति 1917 में नियुक्त एक राजद्रोह समिति थी। कथन 2 जो है सही है। इस समिति के अध्यक्ष अंग्रेज न्यायाधीश सिडनी रॉलेट थे। तीसरा कथन गलत है। समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक आतंकवाद का मूल्यांकन करना था। तीसरा कथन देखते हैं। यह कथन गलत है। समिति का उद्देश्य भारत में राजनीतिक आतंकवाद का मूल्यांकन करना था, तो इसको भी हम देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेट एक्ट निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति के आधार पर प्रख्यापित किया गया था, तो आंसर हो जाएगा डी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नरमपंथियों को एकजुट करने और उग्रवादियों को अलग थलग करने की नीति। नरमपंथियों को एकजुट करने और उग्रवादियों को अलग थलग करने की ब्रिटिश नीति के हिस्से के रूप में था भारतीय परिषद अधिनियम 1919 और उसी वर्ष के रॉलेट अधिनियम को प्रख्यापित किया गया था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन इसमें सही है, तो इसमें से जो कितने कथन सही हैं उसको देखना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ये, केवल एक जो है सही है। पहला कथन सही है। गांधी जी ने हिंसा और सत्याग्रह का प्रचार नहीं किया, जिसके कारण कई स्थानों पर हिंसा हुई। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दूसरा कथन गलत है। रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत 6 अप्रैल 1919 को हुई, जिसे लोकप्रिय रूप से सत्याग्रह तिथि कहा जाता था। यह कथन गलत है। तीसरा नंबर, जालियांवाला बाग नरसंहार सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक 2 नेताओं की गिरफ्तारी के कारण नहीं हुआ था, बल्कि गिरफ्तारी के कारण जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुआ और फिर गोलीबारी हुई जो नरसंहार में बदल गई। कथन क्या है? चौथा गलत है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की, जिसे हंटर कमेटी कहा गया। हंटर आयोग शिक्षा व्यवस्था से संबंधित है। अगला देखते हैं। जालियांवाला बाग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है, तो केवल 2 जो है सही है। उपरोक्त में से केवल कथन 2 सही है। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जनरल आर डायर ने अंजाम दिया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की रिहाई एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में भाषणबाजी की जा रही थी। इस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ओ डायर थे। जालियांवाला बाग में सैनिकों को गोली चलाने का आदेश देने वाला सैन्य अफसर ब्रिगेडियर आर डायर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है डी जो है वो सही नहीं है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे। इस कांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इस हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से भारतीय सदस्य शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया था। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। इस कांड के बारे में थॉमसन एवं गैरेट ने लिखा है कि अमृतसर दुर्घटना भारत ब्रिटेन संबंधों में युगांतरकारी घटना थी, जैसा कि 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सही हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में प्रसिद्ध इतिहासकार ताराचंद ने कहा कि पंजाब को कमोबेश शत्रु देश मान लिया गया, जिसे अभी विजित किया गया हो। वहाँ के निवासियों को उपयुक्त सजाएं देकर ऐसा सबक सिखाया गया कि वे सरकार को चुनौती देना तथा उसकी आलोचना करने के सभी इरादों से बाज आएं। दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखा है कि जलियांवाला बाग ने देश में आग लगा दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। इस समिति के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय थे, जबकि मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था? तो आंसर हो जाएगा सी उधम सिंह। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में रैलट एक्ट तथा दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें जनरल आर डायर ने निहत्थे व्यक्तियों पर गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। उधम सिंह ने इस नरसंहार के लिए माइकल ओ डायर को जिम्मेदार माना और 13 मार्च 1940 को लंदन में डायर को गोली मार दी। डायर की हत्या के आरोप में उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई थी। अगला देखते हैं। अगला है खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो आंसर है वो हो जाएगा सी, दोनों कथन जो हैं सही हैं। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की। गांधी जी ने खिलाफत के मुद्दे को भारतीयों में एकता स्थापित करने तथा सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन घोषित करने हेतु एक उपयुक्त मंच के रूप में देखा। अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के संबंध में निम्न से असत्य कथन का चयन करना है। तो डी जो है असत्य है। खिलाफत कमेटी ने औपचारिक तौर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 31 अगस्त 1920 को की थी। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पंजाब एवं खिलाफत के मुद्दे को हल किए जाने तथा स्वराज स्थापना होने तक असहयोग आंदोलन चलाने की स्वीकृति प्रदान की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न कार्यक्रम तय किए: सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्यायकारी विधान परिषदों का बहिष्कार। लेकिन विधान परिषदों के बहिष्कार का विरोध मुख्य रूप से सी आर दास ने किया था। स्वदेशी का प्रयोग एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, सरकारी उपाधियों, आवंटित पदों तथा सरकारी सेवाओं आदि का परित्याग इत्यादि शामिल था। अगला देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा बी। तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में नियोजित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ की जाने वाली संधियों में नियोजित व्यवहार सुनिश्चित करने हेतु ब्रिटिश सरकार पर पर्याप्त दबाव डालना था। ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर जिस आंदोलन का सूत्रपात किया गया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा था। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन खिलाफत कमेटी का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा सी, मौलाना मजरुल हक। खिलाफत आंदोलन को देशव्यापी बनाने के लिए खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। खिलाफत कमेटी के सदस्यों में मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खां और हजरत मोहानी थे। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसमें कहा गया कि अगर उनकी मांगें न मानी गई तो वे सरकार से सहयोग करना बंद कर देंगे। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों में
असत्य कथन का पहचान करना है। तो असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। 22 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ये गलत है। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खिलाफत के पद को समाप्त कर दिया गया, फलस्वरूप यह आंदोलन भी समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। तो आंसर हो जाएगा ए मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली को दिया जाता है। खिलाफत कमेटी में उपरोक्त के अलावा अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। दिल्ली में 23 नवंबर 1919 को खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन में कांग्रेस की भागीदारी का विरोध किया था। कथन और कारण दिए गए। कथन है, खिलाफत आंदोलन हिंसक आंदोलन था। कारण है, तुर्की को विखंडित कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। तो इसमें है ए गलत है और आर सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1919 से 1922 के दौरान दो जन आंदोलनों खिलाफत और असहयोग आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों का विरोध किया गया। हालांकि दोनों आंदोलन अलग अलग मुद्दे से उभरे, लेकिन उन्होंने कार्रवाई का एक सामान्य कार्यक्रम अपनाया, वह था अहिंसक असहयोग। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमान भी तुर्की के सुल्तान को अपने आध्यात्मिक नेता खलीफा मानते थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी सहानुभूति तुर्की के साथ थी। युद्ध के दौरान तुर्की ने अंग्रेजों के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेजों ने तुर्की के प्रति सख्त रवैया अपनाया। तुर्की को खंडित कर दिया गया और खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया। इससे दुनिया भर के मुसलमान जो है नाराज हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है। कितने कथन इसमें पूछा गया सही है, तो इसमें एक कथन जो है सही है। तो कथन को देख लेते हैं। पहला कथन, यह कथन गलत है। कुछ समय के लिए खिलाफत नेताओं ने अपने कार्यों को खिलाफत के पक्ष में बैठकों, याचिकाओं, प्रतिनिधि मंडलों तक सीमित कर दिया। हालांकि बाद में एक उग्रवादी प्रवृत्ति उभरी जिसमें अंग्रेजों के साथ सभी सहयोग बंद करने जैसे सक्रिय आंदोलन की मांग की गई। इस प्रकार नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा कथन यह भी सही है। सम्मेलन में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। तीसरा कथन देखते हैं, यह कथन गलत है। 1919 की शुरुआत में ब्रिटिश सरकारों को तुर्की के प्रति अपने रवैया बदलने के लिए मजबूर करने के लिए अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद, अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। चौथा कथन गलत है। गांधी जो अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष थे ने इस मुद्दे को एक मंच के रूप में देखा जहां से सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर एकजुट असहयोग की घोषणा की जा सकती थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खिलाफत मुद्दे पर कांग्रेस के रुख के संबंध में उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3, 4 चारों कथन जो है सही है। गांधी जी खिलाफत के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह शुरू करने के पक्ष में थे। राजनीतिक कार्यवाही के स्वरूप कांग्रेस एकजुट नहीं थी। तिलक मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने में विरोधी थे। गांधी जी के परिषदों के बहिष्कार के कार्यक्रम का कांग्रेस नेताओं ने विरोध किया। अगला देखते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको देख लेते हैं। खिलाफत प्रश्न पर कांग्रेस का रुख। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस का समर्थन आवश्यक था। हालांकि गांधी खिलाफत मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सत्याग्रह और असहयोग शुरू करने के पक्ष में थे, लेकिन कांग्रेस इस प्रकार की राजनीतिक कार्रवाई पर एकजुट नहीं थी। तिलक किसी धार्मिक मुद्दे पर मुस्लिम नेताओं के साथ गठबंधन करने के विरोधी थे और उन्हें राजनीति के एक साधन के रूप में सत्याग्रह पर भी संदेह था। गांधी जी के असहयोग कार्यक्रम के कुछ अन्य प्रावधानों का भी विरोध हुआ, जैसे परिषदों का बहिष्कार। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा खिलाफत आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। तो आंसर हो जाएगा सी, हिंदू मुस्लिम एकता। यह महसूस किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने और मुस्लिम जनता को राष्ट्रीय आंदोलन में लाने का एक सुनहरा अवसर था। अब समाज के विभिन्न वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसान, कारीगर, पूंजीपति, आदिवासी, महिलाएं, छात्र अपने अधिकारों के लिए लड़कर और यह महसूस करके राष्ट्रीय आंदोलन में आ सकते हैं कि अपने बेसिक शासन उनका विरोध करता है। अगला था, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ये सही नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट ने कांग्रेस द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन से असहमति के कारण कांग्रेस छोड़ दिया था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौड़ा कांड हुआ, जिसे पुलिस द्वारा जबरन जुलूस रोकने के कारण जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाहियों की मृत्यु हो गई।
फलस्वरूप 12 फरवरी 1922 को हुई कांग्रेस की 12 दलीय बैठक में इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, सर तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने। तेज बहादुर सुप्रू और जयकर ने नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली समिति में शामिल थे, जिसमें भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष के अलावा समिति के कुल 7 सदस्य थे। सुप्रू, जयकर, सुभाष चंद्र बोस, MS रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, GR प्रधान और शोएब कुरैशी। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जयकर जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1896 में दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। ए 1920 में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया। तिलक भी असहयोग प्रस्ताव के समर्थन में थे, परंतु 1920 की ईस्वी के अगस्त में उनकी मृत्यु हो गई और वे इस आंदोलन का परिणाम नहीं देख सके। लाला लाजपत राय 1920 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे तथा इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी, जबकि मोतीलाल नेहरू 1931 तक जीवित रहे। चित्तरंजन दास 1922 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे और इनकी मृत्यु 1925 में हुई। इन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था, आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमने ऊपर भी देखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर था वो देखिए हम लोग, आंसर हो जाएगा सी, 2 और। तो दूसरा नंबर में मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी इसकी विशिष्टता रही। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अगस्त 1920 को आरंभ किया गया। यह आंदोलन निम्न मुख्य मांगों पर बल देते हुए प्रारंभ किया गया था: खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, स्वराज प्राप्ति। इस आंदोलन में निश्चित ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीज़ें औपनिवेशिक भारत में अभूतपूर्व थी। असम, बंगाल और मद्रास जैसे स्थानों में श्रमिक असंतोष की कमी के रूप में इसे चिन्हित किया गया था। मद्रास और महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण निम्न जातियों की भागीदारी बहुत थी। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन में कांग्रेस ने निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शामिल किया था? तो आंसर हो जाएगा ए, विधान परिषदों का बहिष्कार। कांग्रेस द्वारा असहयोग कार्यक्रमों में निम्न तरीकों का अपनाया गया: सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, न्यायालयों का बहिष्कार तथा पंचायतों के माध्यम से न्याय करना, विधान परिषदों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं एवं सरकारी उपाधियों का अंत। कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्ति के अपने लक्ष्य के स्थान पर शांतिपूर्ण एवं नियोजित तरीके से स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य घोषित किया। इस प्रकार कांग्रेस ने संवैधानिक दायरे से बाहर जन संघर्ष की अवधारणा को स्वीकार किया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन जिसमें व्यापक सहभागिता और सांप्रदायिक एकता देखने को मिली थी? वो था बी, असहयोग आंदोलन। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग ऊपर में देख चुके हैं, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 34 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन नागपुर में हुआ। इसी के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसी आंदोलन के दौरान आंदोलन के खर्च हेतु तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें देशवासियों द्वारा करोड़ से अधिक की राशि जमा की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, लेकिन इस अधिवेशन की अध्यक्षता किस कारण से हकीम अजमल खां ने की थी? तो आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास के जेल में होने के कारण। दिसंबर 1921 के कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए जाने के कारण इस अधिवेशन का कार्यकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां को बनाया गया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने गांधी जी को अवज्ञा आंदोलन का लक्ष्य, समय और भावी रणनीति तय करने का पूर्ण अधिकार दे दिया।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। तो इसका जो आंसर है वो हो गया ए। हंटर आयोग 1 अक्टूबर 1919, असहयोग आंदोलन 1920, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल 1918, चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है। तो उपरोक्त में से जो है 1 और 2 जो है सही है। सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। इस अधिवेशन में पहली बार भारत में विदेशी शासन के विरुद्ध सीधी कार्रवाई करने, विधान परिषदों का बहिष्कार करने तथा असहयोग एवं सविनय आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। गांधी जी के असहयोग के प्रस्ताव का इन्हीं विसेंट ने विरोध किया था। अगला देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन जो इसमें सही है। तो आंसर होगा दोनों कथन सही हैं। उपरोक्त जो दोनों कथन है वो सही हैं। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन का ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्व इसलिए है कि यहाँ पर वैधानिक साधनों के अंतर्गत स्वराज प्राप्ति के लक्ष्य को त्याग कर सरकार के सक्रिय विरोध करने की बात को स्वीकार किया गया। 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग से संबंधित लाला लाजपत राय एवं चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्न में से असत्य तथ्य का चयन करना है। 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी। सी जो है गलत है। असहयोग आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बनारस विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि की स्थापना की गई। गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन के खर्च की पूर्ति हेतु 1920 में तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें लोगों द्वारा 1 करोड़ से अधिक रुपए जमा किए गए थे। अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन के 2 तत्कालिक कारण क्या थे। तो आंसर हो जाएगा डी, खिलाफत मुद्दा और पंजाब की गलतियाँ। असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए जिम्मेदार 2 तत्कालिक कारण खिलाफत और पंजाब की गलतियाँ थी। जहाँ खिलाफत का मुद्दा इस्लाम के पवित्र स्थानों के संबंध में तुर्की सुल्तान की स्थिति से संबंधित था, वहीं पंजाब का मुद्दा जलियांवाला नरसंहार के अपराधियों को दोषमुक्त करने से संबंधित था। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी ने किसके अगले कड़ी के रूप में सरकार के साथ असहयोग शुरू करने की अपनी योजना की घोषणा की। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन 2, 3, 4। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें कौन सा कथन सही है। तो आंसर हो जाएगा सी। 1 और 3 जो है सही है। कलकत्ता के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को मंजूरी दी गई। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। पहला कथन सही है। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कोलकाता में एक विशेष सत्र आयोजित किया, इसकी बैठक असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए हुई। दूसरा गलत है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो है लाला लाजपत राय थे। तीसरा सही है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्त करना था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो सही जो है वो है 1 और 2 जो है सही है। असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया। अगला देखते हैं, दिसंबर 1920 में भारत राष्ट्र कांग्रेस के, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। सितंबर 1920 भारत राष्ट्र कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग के कार्यक्रम का समर्थन किया गया। कांग्रेस के पंथ में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। अब संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वशासन की प्राप्ति को अपना लक्ष्य बनाने के बजाय कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और वैध तरीके के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति का निर्णय लिया। इस प्रकार वो खुद को एक संविधानोत्तर जनसमूह के प्रति प्रतिबद्ध कर लिया। कुछ महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन किए गए। अब से कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यों की कांग्रेस कार्य समिति की स्थापना की गई। भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियां गठित की गई। वार्ड समितियों का गठन किया गया और प्रवेश शुल्क घटाकर 4 आने कर दिया गया। गांधी जी ने घोषणा की कि यदि असहयोग कार्यक्रम पूरी तरह से लागू किया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लिया जाएगा। क्रांतिकारी आतंकवादियों के कई समूहों, विशेषकर बंगाल के समूहों ने भी कांग्रेस के कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा किया। अगला देखते हैं, निम्न से कौन एक स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा डी, राजेंद्र प्रसाद। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, नरसिंह NC केलकर और विठल पटेल ने की थी। चित्तरंजन दास जो थे अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू सचिव। इसकी प्रमुख योजना थी विधान परिषद के कार्य में आंतरिक
रूप से रुकावट डालना। नवंबर 1923 के चुनावों में स्वराज्यों ने केंद्र विधानसभा की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 पर जीत हासिल की। इसमें 1919 के अधिनियम की जांच हेतु मुंडीमैन समिति की नियुक्ति करवाया। स्वराज्यों ने उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया। स्वराज पार्टी ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की खामियों को उजागर किया। स्वराज्यों के प्रमुख उपलब्धि 1925 में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनाना था। परिवर्तन विरोधी विचारधारा के समर्थकों में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात दो विचारधाराओं ने जन्म लिया। स्वराजी परिवर्तन समर्थक ये लोग विधान परिषद में प्रवेश की वकालत करते थे। इसके समर्थक में सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू और अजमल खां थे, जबकि परिवर्तन विरोधी विचारधारा के समर्थक में वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी.आर. राजगोपालाचारी और एम.ए. अंसारी थे। सोचिए को सूची दो सम्मिलित करना है, जिसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। स्वराज दल की स्थापना 1923, वाटसर आंदोलन 1923 से 24, बायकम सत्याग्रह 1924 से 25, साइमन कमीशन का आगमन 1928। परिवर्तन विरोधी समर्थकों के द्वारा किए गए कार्यों पर विचार करना है, तो आंसर हो जाएगा एक। इनमें कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3 जो है सही है। परिवर्तन विरोधी समर्थकों द्वारा निम्न प्रमुख रचनात्मक कार्यों को किया गया: राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, शराब एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने जैसे कार्यक्रम भी चलाए, हिंदू मुस्लिम एकता के सराहनीय प्रयास, देश भर में सैकड़ों खादी आश्रमों की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारधाराओं के उदय से भारत कांग्रेस का एक कौन सा सदस्य समूह समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस इस समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। ये युवा राष्ट्रवादी गांधीवादी विचारों और राजनीतिक कार्यक्रम से असंतुष्ट थे। 1917 की रूसी क्रांति ने युवा राष्ट्रवादियों पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। सोचिए को सूची दो से सम्मिलित करना है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ए। भारतीय साम्यवादी पार्टी स्थापना 1920। केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट 1929। सौंडर सत्याकांड 1928। आत्मसम्मान आंदोलन 1925। अगला देखते हैं। स्वराज पार्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन जो है इसमें सही है? तो इसमें जो 1 और 2 जो है कथन 1 और 2 जो है सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1923 के चुनावों में स्वराज दल को मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं बम्बई में प्रधानता प्राप्त हुई। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वराजियों ने जिन्ना के नेतृत्व में अनेक समर्थकों, उदारवादियों और कुछ व्यक्तिगत विधायकों जैसे मदन मोहन मालवीय इत्यादि के साथ मिलकर साझा राजनीतिक मोर्चा बनाया। 1925 में सी.आर. दास की मृत्यु हो गई, जिससे स्वराज पार्टी को बड़ा आघात लगा। बाद में लाला लाजपत राय एवं मदन मोहन मालवीय ने भी स्वराज पार्टी छोड़ दी। स्वराज पार्टी ने 1926 में विधानमंडल में भाग न लेने का फैसला किया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक स्वराज्यों की उपलब्धि में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा डी, व्यवधानवादी राजनीति की पूर्ण सफलता। व्यवधानवादी राजनीति की भी अपनी सीमाएं होती हैं। वे अपने सहयोगी घटकों का भी हमेशा हर अवसर पर साथ नहीं प्राप्त कर सके। वे पार्टी में प्रवेश कर रहे सांप्रदायिक तत्वों को रोकने में असफल रहे इत्यादि स्वराजवादियों की प्रमुख कमजोरियां थी। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्यों में इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा डी, क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना। स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्य निम्न थे। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा देना स्वराज पार्टी के मुख्य उद्देश्यों में शामिल नहीं था। स्वराजवादियों की मुख्य रणनीतिक विधानमंडलों के चुनाव लड़ने व विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की आलोचना करना था। तो इसके जो उद्देश्य थे वो थे, इसका देख लेते हैं। शीघ्र डोमिनेट स्टेट्स प्राप्त करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, ये सभी जो है इसके उद्देश्य थे स्वराज पार्टी के। अगला देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन का पहचान करना है। 54 का जो आंसर हो जाएगा डी, सॉरी ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन गलत है। अगला देखते हैं।
मैं चाहता हूं कि आप परिषदों में प्रवेश करें, बहुमत हासिल करें और राष्ट्रीय मांग को सामने रखें। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो मैं अच्छे या बुरे और उदासीन हर तरह से सरकार का विरोध करना चाहता हूं और परिषद के काम को असंभव बना देना चाहता हूं। निम्नलिखित में से यह शब्द किसने कहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, सी.आर. दास। सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने क्रमशः कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी या बस स्वराजवादी पार्टी के गठन की घोषणा की, जिसमें सी.आर. दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। लाला लाजपत राय घातक रूप से घायल हुए थे। आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 के एक्ट के अंतर्गत सुधारों की समीक्षा हेतु किया गया। इसके 7 सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को शामिल नहीं किया गया, जिस कारण भारत के सभी दलों ने इसका विरोध किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है बम्बई पहुंचा तो इसका विरोध करने के लिए प्रदर्शन किया गया। कमीशन का विरोध लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में किया गया। पुलिस द्वारा उनके ऊपर लाठी से प्रहार किया गया, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। 1930 में कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया था। साइमन कमीशन द्वारा किए गए प्रमुख संस्तुतियों पर विचार करना है। कौन सा कथन असत्य है? तो 57 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। साइमन कमीशन ने जो संस्तुतियाँ प्रस्तुत की उन्हें 1930 में प्रकाशित किया गया। उनमें सुझाव दिया गया कि प्रांतीय क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था सहित सभी क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार गठित की जाए, केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो तथा इसके सदस्य प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाए। केंद्र में उत्तरदायी सरकार का गठन न किया जाए क्योंकि इसके लिए अभी उचित समय नहीं आया है। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जनाक्रोश का प्रमुख कारण क्या था? आंसर हो जाएगा ए, किसी भी भारतीय को कमीशन का सदस्य न बनाना। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पार्टी द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया गया? तो आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस पार्टी। किसान मजदूर पार्टी, लिबरेशन फेडरेशन, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर कमीशन के बहिष्कार की नीति अपनाई, जबकि पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी तथा मद्रास में जस्टिस पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सफ़ी गुट ने कमीशन का बहिष्कार न करने का निर्णय लिया। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आंसर हो जाएगा सी। इस आयोग में 5 सदस्य ब्रिटिश तथा 2 भारतीय थे। ये गलत है। इनमें जो 7 सदस्य थे वो ब्रिटिश ही थे। साइमन कमीशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर हो जाएगा ए। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में जिसकी अध्यक्षता श्री एम एन अंसारी ने किया था, साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया। साइमन कमीशन के विरुद्ध लखनऊ में प्रदर्शन करते समय जवाहरलाल नेहरू, जीबी पंत को लाठियों से बुरी तरह पीटा गया। लाहौर में प्रदर्शन करते समय लाला लाजपत राय पुलिस की लाठी से घायल हो जाने के कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण में जस्टिस पार्टी एवं पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी ने आयोग का समर्थन किया था। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर में प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से घायल हो जाने के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु जो किस तारीख को हुई? तो हमने अभी जस्ट ऊपर देखा 17 नवंबर 1928 ईस्वी को, बी। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने लाठीचार्ज का नेतृत्व करने वाले ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को दिसंबर 1928 को गोलियों से भून दिया था। अगला देखते हैं, साइमन कमीशन पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया थी? कौन सा कथन सही है इसमें पूछा गया? तो केवल एक। एम ए अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुए कांग्रेस अधिवेशन में आयोग का बहिष्कार किया गया। मद्रास में कांग्रेस सत्र में एम ए अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर रूप में आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। कथन 2 जो है गलत है। नेहरू अधिवेशन में एक त्वरित प्रस्ताव पारित करने में सफल रहे। कराने में सफल रहे जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। अगला देखते हैं, पंजाब नौजवान भारत सभा, वर्कर्स और पीजेंट्स पार्टी जैसे संगठन निम्नलिखित में से किस आंदोलन के खिलाफ उभरे थे? तो आंसर हो जाएगा डी, साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। उस दिन देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की गई। जहां भी आयोग गया वहां काले झंडे, प्रदर्शन, हड़तालें और साइमन गो बैक के नारे लगे। युवाओं के बीच इस उभार ने समाजवाद के एक नए कट्टरपंथी विचारों के अंकुरण और प्रसार के लिए उपजाऊ जमीन भी प्रदान की, जो पंजाब नौजवान भारत सभा, श्रमिक और किसान पार्टियों और हिंदुस्तानी सेवा दल कर्नाटक जैसे समूह के उद्भव के रूप में परिलक्षित हुई। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सिफारिशें साइमन कमीशन की थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 2, 3 और 4।
अनुशंसित पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। उसने सिफारिश की कि बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। इसने भारतीय सेना का भारतीयकरण करने की सिफारिश की। इसमें द्वैत शासन को समाप्त करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्वायत्तता दी जानी चाहिए। इसने यह भी सिफारिश की कि पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बरकरार रखा जाए। इसने संघवाद के विचार को स्वीकार किया, लेकिन निकट भविष्य में नहीं। इसमें सुझाव दिया कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान को स्थानीय विधायिका मिलनी चाहिए। इसमें सिफारिश की गई कि सिंध को बम्बई से और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाना चाहिए। इसमें यह भी सुझाव दिया गया कि ब्रिटिश सेना के बजाय भारतीय सेना का भारतीयकरण किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हुए वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते रहो बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का, उसे जल्द से जल्द पूरा करने में हमारी मदद करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।